नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। बहुत दिन बाद आज इस सीरीज़ में एक वीडियो आया है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन्स, और आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है सर्विस कैटेगरी। अक्सर क्या होता है, हर साल का ये एक ट्रेंड सा ही है, मैं तो बहुत टाइम से देखते आ रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट आउट होती है और पेरेंट्स के घर फ़ोन जाते हैं, जी आपके बच्चे का नाम आया है लिस्ट में, आप कल एडमिशन लेने आना। पेरेंट बहुत खुश हो जाता है, मोहल्ले में इधर उधर रिश्तेदारों में बता देते हैं, जी हमारा केंद्रीय विद्यालय से फ़ोन आया है और हमारा एडमिशन हो जाएगा। अगले दिन पेरेंट आता है स्कूल में, मैडम फ़ोन आया था, जी बच्चे का नाम बताइए। टिंकू सिंह। किस कैटेगरी में नाम आया? मैडम SC हैं। अरे नहीं, सर्विस कैटेगरी बताओ। मैम पता नहीं क्या होती है। अच्छा काम क्या करते हो? मैम दुकान पे काम करते हैं। अरे भैया आपने तो कैटेगरी 2 में फॉर्म भरा है, गलत फॉर्म भर दिया, एडमिशन नहीं होगा। मैडम हमने नहीं भरा है, कैफे वाले ने भरा है। जिसमें भी भरा है आपने कैटेगरी 2 में फॉर्म भर दिया है, आप प्राइवेट काम करते हो और आपने सरकारी नौकरी वालों में फॉर्म भर दिया है, आपका एडमिशन नहीं होगा, जाइए। और उस टाइम पे जो पेरेंट की हालत होती है ना, वो बहुत बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होता था, और ये हर साल का ट्रेंड है। एक्चुअली में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमारी सर्विस कैटेगरी है क्या। वो लोग कैटेगरी को सिर्फ एक सामाजिक श्रेणी जैसे कि SC ST OBC समझ लेते हैं। इवन जो कैफे वाले फॉर्म भरते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। और हर साल हज़ारों फॉर्म्स गलत फिल होते हैं। हर साल हज़ारों पेरेंट्स की उम्मीद इसलिए टूट जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनकी सर्विस कैटेगरी क्या है। जैसा कैफ़े वालों ने कहा उन्होंने भर दिया, पैसा भी दिया और फॉर्म भी गलत हो गए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस कैटेगरी एक्चुअली में होती क्या है और आपकी सर्विस कैटेगरी क्या है, आपको कैसे पता चलेगा। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको गलती से मेरा वीडियो दिख गया है, आपका केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपके आसपास भी कोई है जो अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी के बच्चे का 1 साल बच जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सोशल कैटेगरी, यानी कि सामाजिक श्रेणी। वो तो आपके पास जिसका भी सर्टिफिकेट है, आप SC हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC और OBC, ये आपकी अपनी है। या फिर कुछ नहीं है तो फिर आप जनरल हो, ये आपकी अपनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आती है वो होती है सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी वो कैटेगरी है कि जिस बच्चे के एडमिशन का फॉर्म भरा जा रहा है उसके माता या पिता क्या काम करते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के एडमिशन होते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सिर्फ उनके नहीं होते हैं। उनके एडमिशन प्रायोरिटी बेसिस पर होते हैं, पहले उनके होते हैं और फिर सीट बचती है तो प्राइवेट एम्प्लॉयज को, बिजनेसमैन के बच्चों को भी मौका दिया जाता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारी कैटेगरी क्या है? ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय विद्यालय में टोटल सर्विस कैटेगरीज होती हैं 5। सर्विस कैटेगरी 1, सर्विस कैटेगरी 2, सर्विस कैटेगरी 3 और सर्विस कैटेगरी 4। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस कैटेगरी 1। सर्विस कैटेगरी 1 उन पेरेंट्स की होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, भारत सरकार के किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो? देखो, आप अपने डिपार्टमेंट को ना गूगल पर डालिए तो आपको उसका जो होम पेज होगा उस पर कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ। एग्जाम्पल के तौर पर सारी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सारी मिनिस्ट्रीज कैटेगरी 1 में आती हैं। मैं फोटोज भी ऐड करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, देखो मैंने CPWD डाला और साथ में लिखा हुआ आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मतलब CPWD भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैटेगरी 1 का डिपार्टमेंट है। तो जो CPWD में काम करेगा वो भी कैटेगरी 1 में है। उसके बाद देखो मैंने डाला राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तो लिखा हुआ आ गया अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो मतलब ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, तो इसके भी एम्प्लॉयज कैटेगरी 1 में आ गए। उसके अलावा हमारी सारी मिलिट्री लाइक आर्मी फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, इनके एक्स सर्विसमैन, इन सब की कैटेगरी भी कैटेगरी 1 है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना और कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहे आप ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय हो, आपकी नौकरी ऐसी भी जगह हो सकती है कि आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर हो सकता है, और आपकी नौकरी ऐसे भी डिपार्टमेंट में हो सकती है जिनका ट्रांसफर नहीं होता, जहां लग गए वहीं से रिटायर होंगे। दोनों ही कैटेगरी 1 में फॉल करेंगे। और खास तौर पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ दिल्ली पुलिस,
सिर्फ दिल्ली पुलिस, हमारे केजरीवाल जी कई बार बोलते हैं ना कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो दिल्ली पुलिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो भी कैटेगरी 1 में आएंगे। इसके अलावा पासपोर्ट इंडिया का मैंने चेक किया, देखो उसमें भी ऐसा ही लिखा आ रहा है। तो अब इन फोटोज को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में फॉलो करते हो। सो यू शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग टू आइडेंटिफाई व्हाट कैटेगरी यू बिलोंग। ये तो कैटेगरी 1 की बात रही, सर्विस कैटेगरी 1, कार्य श्रेणी 1। अब चलते हैं सर्विस कैटेगरी 2 पर, यानी कि कार्य श्रेणी 2। सर्विस कैटेगरी 2 क्या कहती है? सर्विस कैटेगरी 2 भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमस बॉडीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो सर्विस कैटेगरी 2 में आते हैं, ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल दोनों। मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसके होम पेज पर लिखा होना चाहिए एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर लिखा होना चाहिए अ PSU अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर लिखा होना चाहिए अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस। किसी प्राइवेट कंपनी के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट हो जाता है तो वो भी कैटेगरी 2 हो जाती है, तो उसमें लिखा होता है अ जॉइंट वेंचर, दोनों का जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उस कंपनी का नाम, तो वो भी कैटेगरी 2 हो गया। या फिर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, हिंदी में हो सकता है ऑटोनॉमस बॉडीज, स्वायत्त निकाय। तो अब आपको इन 3-4 चीजों में से अगर कोई चीज मिल जाती है अपने डिपार्टमेंट के होम पेज पर अपने डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते हुए, इसका मतलब आप कैटेगरी 2 के एम्प्लॉय हैं, आप सर्विस कैटेगरी 2 में आते हैं। मैटर नहीं करता आप उसके ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय हो या नॉन ट्रांसफरेबल, अगर आपका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है और आप उसके परमानेंट एम्प्लॉय हो तो आप कैटेगरी 2 में फॉल करते हो। उसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ फोटोज निकाली थी, देखा जाए तो जैसे दूरदर्शन है, देखिए इस पर लिखा हुआ है ऑटोनॉमस पब्लिक सर्विस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आई हैव केंद्रीय विद्यालय संगठन को हमने चेक किया, KVS को हमने चेक किया, तो इस पर लिखा हुआ है ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑटोनॉमस बॉडी है, तो जो केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉयज हैं वो भी कैटेगरी 2 में आते हैं। और जैसे मैं आपको बता रही थी कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब लिमिटेड सुन के कोई कहेगा तो प्राइवेट कंपनी है, बट नहीं, इसके उसमें लिखा हुआ है ना नवरत्न PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो PSU अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो ये भी कैटेगरी 2 में फॉल करेगी। तो इस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट का पता लगा सकते हो कि आप कैटेगरी 1 में हो या कैटेगरी 2 में हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कैटेगरी 1, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, ऑटोनॉमस है, जॉइंट वेंचर है, ऐसा कुछ है तो कैटेगरी 2। यहां तक मैं क्लियर हो गई। अब कैटेगरी 3 की बात करते हैं। जैसा हमने कैटेगरी 1 और 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किया ना, वैसा सेम टू सेम कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट के साथ होगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी स्टेट का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, केरला का, कर्नाटका का, हिमाचल प्रदेश का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो, तो आप कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने दिल्ली फायर सर्विस डाला तो लिखा हुआ आ गया ना गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो आप अगर अपने डिपार्टमेंट का नाम डालते हो तो क्या लिखा हुआ आता है, कौन सा गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा आएगा तो आप 1 या 2 में फॉल करोगे। किसी स्टेट का नाम आएगा तो आप कैटेगरी 3 या 4 में फॉल करोगे। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने डाला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें भी आ गया गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, इसका मतलब इसके एम्प्लॉयज भी कैटेगरी 3 में फॉल करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के जितने स्कूल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी डिस्पेंसरीज होती हैं, तो प्योर स्टेट गवर्नमेंट की है। प्योर क्या होता है कि भैया उन्हीं से फंडिंग लेते हैं और उनके सारे रूल्स एज इट इज हमारे डिपार्टमेंट में अप्लाई होते हैं। वो प्योर स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं और वो कैटेगरी 3 में आते हैं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हो सकते हो। इसमें कई बार एक सवाल आता है कि मैं कहीं और, बच्चा कहीं और रह रहा है और जो फादर या मदर हैं वो किसी और स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, तब भी कैटेगरी 3 ही आएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं हो, आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। सो दिस इज अबाउट कैटेगरी 3, सर्विस कैटेगरी 3, प्योर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज। और ऐसे ही आगे जाए हम तो कैटेगरी 4, कैटेगरी 4 इज अबाउट स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडीज। अगर आपके होम पे, आपके डिपार्टमेंट के होम पेज पर लिखा हुआ है एन ऑटोनॉमस बॉडी वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ दिस, किसी भी स्टेट का नाम,
वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़, किसी स्टेट पर्टिकुलर के अंडर आप आते हो तो आप कैटेगरी 4 में आओगे। या लिखा हुआ है जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिस एंड दिस कंपनी, किसी स्टेट का नाम है उस गवर्नमेंट में, तो भी आप कैटेगरी 4 में आते हो। या लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडरटेकिंग, तो जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये चीज़ें आएंगी तो आप कैटेगरी 4 में आओगे। एग्जाम्पल के लिए सारे स्टेट के पब्लिक कमीशंस, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो भी स्टेट के अंडर आते हैं और इनमें अपने रूल्स फॉलो होते हैं, वो आते तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं लेकिन एज इट इज स्टेट के सारे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, उनके अपने रूल्स और रेगुलेशन उनके एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं और उनमें काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 4 में आते हैं। अब शायद आपको अपनी कैटेगरी 1, 2, 3, 4 क्लियर हो गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। नहीं पता चला है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लो, कागज पेन लिख के बैठ जाओ अपने पास और अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लो फॉर्म फिल करने से पहले। कैटेगरी गलत भर गई ना, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। नाम की स्पेलिंग इधर उधर हो गई ना, रिक्वेस्ट करके चेंज कर सकते हैं कि भैया टाइपिंग एरर है। कैटेगरी गलत हो गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक कैटेगरी गलत होने से सारी लिस्ट गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए कैटेगरी अपने ध्यान रखना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, खासकर की कैटेगरी 1, 2, 3, 4 वालों के लिए, बहुत सारे लोग ये बात मिस कर जाएंगे, प्लीज मत करना, तो सुन लो ध्यान से। अब चाहे कैटेगरी 1 में फॉल करो, 2 में फॉल करो, 3 में फॉल करो, 4 में फॉल करो, आप इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाला वो एम्प्लॉय जो उस डिपार्टमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय है, यानी कि स्थायी कर्मचारी है, वही कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में फॉल करेगा। एड हॉक वाला, कॉन्ट्रैक्चुअल वाला, डेली वेज वाला कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में फॉल नहीं करेगा, उनके लिए कैटेगरी 5 बनी हुई है। कैटेगरी 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा जितने भी काम हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप किसी कंपनी में सीईओ हो, चाहे आपका लाखों करोड़ों का पैकेज है, लेकिन आप केंद्रीय विद्यालय के हिसाब से कैटेगरी 5 में फॉल करते हो, जो कि प्राइवेट एम्प्लॉयज की होती है, बिजनेसमैन की होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की होती है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी एड हॉक वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनकी होती है। ये वाला भी बहुत हर साल कई केसेस फंसते हैं कि जी हम तो मैडम 10 साल से काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन पक्के नहीं है। पक्के नहीं हो तो आप चाहे 10 दिन से काम कर रहे हो, चाहे 10 साल से, चाहे 20 साल से, अगर आप वहाँ के स्थायी कर्मचारी नहीं हो, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हो, तो आप कैटेगरी 5 में फॉल करेंगे। गलती से भी कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में फॉर्म मत भर देना, एडमिशन टाइम पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो रही कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 की बात। आई होप आपको कैटेगरीज क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना, पेरेंट्स की डिटेल्स मांगी जाती हैं, मदर की, फादर की, उनकी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशंस मांगे जाते हैं, तो उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास कि आप किसकी कैटेगरी प्रेफर करना चाहते हैं। कुछ बच्चों के साथ होता है कि भैया मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में है, पापा भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो हम किसकी कैटेगरी, केंद्रीय विद्यालय संगठन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसकी कैटेगरी के बेसिस पे आप एडमिशन अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उसकी कैटेगरी के बेस पे एडमिशन अप्लाई करना जो कैटेगरी ऊपर आ रही है। पहले कैटेगरी 1 का एडमिशन होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 4 का होगा। तो आप अगर आप मदर कैटेगरी 1 में है और फादर कैटेगरी 3 में है, तो आप मदर की कैटेगरी को प्रेफर करना। जिसकी कैटेगरी कम है, सेंटर वाला है, तो पहले सेंटर को प्रेफर करो, बाद में स्टेट को करो। या फादर कैटेगरी 2 में है, मदर कैटेगरी 4 में, तो आप फादर की कैटेगरी को प्रेफर करेंगे। इन दैट केस आपका एडमिशन जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं, आपको ज्यादा तक डिले नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है जहां आप रह रहे हो वहां पर कैटेगरी 4 तक लिस्ट ही नहीं जाए, कैटेगरी 1 में ही सारे एडमिशन हो जाएं, और आपने तो भैया मम्मी की कैटेगरी भर दी है, कैटेगरी 4 में जो काम कर रहा है उसकी कैटेगरी भर दी, तो आपका एडमिशन डिले हो सकता है और डिनाई भी हो सकता है। तो वो कैटेगरी प्रेफर कीजिएगा जो ऊपर आती है, यानी कि 1 या 2 या 3 या 4 इसी लेवल में एडमिशन होते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। एक तो कैटेगरी 5 वाले लोग ध्यान रखें, और दूसरा आपको दोनों पैरेंट में से किसी कैटेगरी को अप्लाई करना है। तो इसके बाद एक और चीज, अब कैटेगरी 5 वाले कहेंगे कि मैडम हमारा नाम क्या इतनी बाद में आएगा। जी ये बात एकदम सच है कि जब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है तो इसी बेसिस पे होता है कि कैट 1, 2, 3, 4 और फिर 5 को सीट मिलती है।
एक सवाल और आएगा कैटेगरी 1 वालों का कि अगर कैटेगरी 1 में ही बहुत सारे बच्चे हैं तो कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्स। जिसके पेरेंट के ट्रांसफर ज्यादा होंगे उसके बच्चे को एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाएगी। आज से 4-5 साल पहले होती थी मैनुअल, मतलब हाथ से पर्ची उठाते थे हम। अभी ऑनलाइन ड्रॉ होता है, हम क्लिक करते हैं और हमारे पास लिस्ट आ जाती है। तो वो लिस्ट जो जनरेट होती है वो ऑनलाइन ड्रॉ से होती है, लेकिन उसमें भी प्रेफरेंसेस ऐसी ही होती हैं। जैसे किसी के रजिस्ट्रेशन में 10 पेरेंट आए, 10 के 8 ट्रांसफर्स हैं, तो वो 10 पहले आ जाएंगे, उसके बाद दूसरे आएंगे। तो जो सेम चीजें होती हैं और ज्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स के ऊपर प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट सर्विस कैटेगरी एंड सोशल कैटेगरी। अब जब भी फॉर्म भरना, कैफे वाले के पास जाना, तो अपनी सर्विस कैटेगरी खुद आपको पता होनी चाहिए। वो आपसे पूछेगा जी सर्विस कैटेगरी क्या है, आप बोल देना 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। खास तौर से 1 से 4 वालों के लिए मैं बता रही हूं। आप लोगों को कैसे पता चलेगा वो तो मैंने बता दिया। अब आपके पास प्रूफ क्या है आपकी सर्विस कैटेगरी का। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सर्विस कैटेगरी का प्रूफ होता है कि आपके पास एक तो आपका वैलिड आई कार्ड हो, और आई कार्ड के अलावा भी जो दूसरा प्रूफ होता है वो होती है सैलरी स्लिप। जो रेगुलर एम्प्लॉय होगा, जो स्थायी कर्मचारी होगा, उसकी सैलरी स्लिप में बहुत अच्छे से मेंशन होता है, बहुत सारी चीजें मेंशन होती हैं। जो एडमिशन दे रहे होते हैं ना उन्हें पता होता है, वो चेक कर लेते हैं। और जो डेली वेज वाला होगा या जो कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, जो एडहॉक होगा, उसकी जो सैलरी स्लिप आएगी वो रेगुलर वाले से अलग होगी। उसमें क्या बोलते हैं उसे, कंसोलिडेटेड सैलरी लिखी जाएगी। तो पता चल जाता है कि कौन रेगुलर है और कौन डेली वेज एम्प्लॉय है। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डू वॉट यू आर, स्टे ट्रू टू योर प्रोफेशन, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 मैंने आपको बता दिया। कैटेगरी 5 वाले एम्प्लॉयज बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। फॉर्म भरते वक्त कुछ ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा कैटेगरी 5 वालों के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएं। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो स्पेशल कैटेगरी 5 के पेरेंट्स के लिए लाऊंगी कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखो कि आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। 100% गारंटी नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की, लेकिन हम लोग कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, बिना सोचे समझे फॉर्म भर देते हैं। हमें वो टिप्स और ट्रिक्स तो नहीं कहूंगी, थोड़ी वो समझदारी वाली चीज़ें हैं, वो नहीं समझ पाते हैं और फॉर्म भर देते हैं और फिर एडमिशन नहीं होता है और हमारा पूरा साल खराब हो जाता है। बहुत महंगे स्कूल्स में हम फीस दे नहीं पाते हैं, इधर एडमिशन होता नहीं है, बीच तक लटके रहते हैं और बच्चों का साल खराब हो जाता है। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो दैट विल स्पेशली बी फॉर कैटेगरी 5 पेरेंट्स, जो भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, मतलब आप गवर्नमेंट में बिलोंग नहीं करते हो, तो आप कौन सी समझदारी से फॉर्म भरो कि आपके बच्चे का नाम आने का चांस बढ़ जाए। और बस बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि हर साल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मुझे टकराते हैं और जब उनको मना करना पड़ता है ना, तो उनकी शक्ल देख के मेरा अपना दिल बैठ जाता था। तो आई होप दिस विल हेल्प यू, दिस विल मेक यू पीपल अवेयर ऑफ व्हाट योर सर्विस कैटेगरी इज, एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक लोगों को अपनी सर्विस कैटेगरी पता नहीं होगी, वो ऐसे ही गलत कैटेगरी भर के गलत लिस्ट में नाम आएगा और उनका एडमिशन नहीं होगा और साल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या, जिस कैटेगरी में हम हैं उसमें हमने फॉर्म भरा नहीं, और जिसमें हमने भरा है उसमें हम एलिजिबल नहीं है। जिस रेस में फर्स्ट आना था उसमें दौड़े नहीं, जिसमें फर्स्ट आ गए उसमें एलिजिबल नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। और अक्सर ये चीज़ें ना ज़्यादातर कैटेगरी 5 वालों के साथ ही होती हैं। वो लोगों को नहीं नॉलेज होती और वो फॉर्म भर देते हैं और फिर उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो टू as many people you know who are willing to apply for the admission of their children in class 1। ये केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में ज़्यादातर एडमिशन हो जाते हैं। तो क्लास 1 में जितने भी आपको लगता है कोई पेरेंट अप्लाई करना चाहता है, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा उसकी कैटेगरी क्या है। जब वो फॉर्म फिल करेंगे, एटलीस्ट फॉर्म तो सही फिल हुआ हो ना, आगे एडमिशन होना नहीं होना वो किस्मत की बात है, लेकिन फॉर्म ही गलत फिल हो गया तो उसके टाइम पे तो फिर ऐसा माथा अपना पीटने का मन करता है ना पेरेंट का। मैंने खुद देखा है, बहुत शक्ल उतर जाती है। तो इट्स माई one of the initiative or one of my way to help the people who are not aware of all these things। I hope अब जितने लोग इस वीडियो को सुन लेंगे, जिनको समझ में आ जाएगा, उनके आसपास वालों के कैटेगरी की वजह से फॉर्म्स गलत नहीं होंगे। और अगर कैटेगरी हमने सही भर दी है तो
वेल बिगिन इज हाफ डन, आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया। अब हम गलत रेस में तो नहीं दौड़ रहे ना, अब नाम आएगा तो एडमिशन हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम स्कूल जाएंगे और मैडम कहेगी जी गलत फॉर्म भर दिया, एडमिशन नहीं हो सकता। सो ऑल द बेस्ट टू यू, और जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। उनके बच्चों के भाग्य की बात है किसका एडमिशन कहाँ होगा। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आपको दे दूंगी अबाउट कैटेगरी 5 पेरेंट्स, क्योंकि कैटेगरी 5 वाले मुझे इसमें बोलेंगे कि हम क्या करें, हमारा नाम तो लास्ट में आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी आप ऐसी चीज़ें शायद करो कि शायद आपके नाम आने की टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।